चलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं समास के टाइप्स की डेफिनेशन एंड उनके एग्जांपल्स। जैसा कि आपने फर्स्ट वीडियो में देखा कि मैंने समास और उसके टाइप्स बताए। क्लास 10th में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, 3 मार्क्स का मिल जाता है ग्रामर वाले पोर्शन में, तो इसको अच्छे से रेडी करके जाइएगा। तो अब देखते हैं वो इम्पॉर्टेंट समास की डेफिनेशन और एग्जाम्पल। फर्स्ट आपका अव्ययी भाव समास, जैसा मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि इम्पॉर्टेंट रहता है, इसमें भी कहती हूँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। अच्छे से इसकी डेफिनेशन को रीड कर लीजिएगा एंड इसके एग्जांपल्स को याद कर लीजिएगा। जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है, मतलब पहला पद ही प्रधान हो और वह अवयव हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या हो? पहला पद ही प्रधान हो और वह अवयव हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें अवयव पद का प्रारूप लिंग, वचन, कारक में नहीं बदलता, वो एक जैसा ही रहता है। अब ये हो गई इसकी डेफिनेशन, छोटी सी है एंड इजी रहती है, अच्छे से आप याद कर सकते हैं। अब दूसरे शब्दों में देखें तो यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यव की तरह प्रयोग किए जाएं, वहां पर अव्ययी भाव समास देखने को मिलता है या फिर होता है। संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास में ही माने जाते हैं। इस पे पहला पद उपसर्ग होता है। फॉर एग्जाम्पल आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, निर। आपने क्लास 9 से देखे होंगे कि उपसर्ग वाले शब्दों को लिखो। क्लास 10th में भी आता है कि आ उपसर्ग से बने 3 शब्दों को लिखो, 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पर दी गई है। फॉर एग्जाम्पल यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, अजन्म, जन्म से लेकर, घर घर, प्रत्येक घर। तो जिन शब्दों को हम 2 तरीक़ों से बोल रहे हैं, ये सारे शब्द आपको डेली लाइफ में यूज़ कर लेते हैं और इजी भी रहते हैं। बस आपको याद रखने की ज़रूरत है तो ये कि ये अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट समास की तरफ जो इम्पोर्टेंट रहेगा, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास की डेफिनेशन देखते हैं पहले। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौड़ हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। सिंपल सा है, उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौड़ हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यह कारक से जुड़ा समास होता है। इसमें ज्ञातव्य विग्रह में जो कारक प्रकट होता है उसी कारक वाला वो समास होता है। बनने में 2 पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में साधारणतः पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है। द्वितीय पद अर्थात जो बाद वाला शब्द होता है ना, बाद वाले पद के विशेष्य होने के कारण इस समास में उसकी प्रधानता बढ़ जाती है या फिर उसकी प्रधानता रहती है। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल क्या रहेंगे? धर्म का ग्रंथ। धर्म का ग्रंथ जो होता है उसको हम डायरेक्ट क्या बोल देते हैं? धर्म ग्रंथ। जो राजा होते हैं, राजा का कुमार, तो वो क्या होता है? राजकुमार। राजा का कुमार मतलब राजा का जो बेटा होता है वो क्या होता है? राजकुमार। और तुलसीदास कृत, तुलसी द्वारा कृत। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए, अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की डेफिनेशन क्या है? जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, जिसके लिंग वचन भी समान हो। क्या हो? उत्तर पद भी प्रधान हो, लिंग और वचन भी समान हो, जो समास के विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं, उन्हें कर्मधारय समास कहते हैं। अब कर्मधारय समास में व्यक्ति, वस्तु आदि की विशेषता का बोध होता है। कर्मधारय समास के विग्रह में है जो कि समान है, जो तथा रूपी शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। तो इसकी भी एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान रहता है और जिसमें लिंग वचन भी समान होते हैं, तो वो क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। फॉर एग्जाम्पल चंद्रमुख, चंद्रमा के जैसा मुख या चंद्रमा के समान मुख वाला होता है ना, कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है तो कहते हैं इसका चंद्रमुख है। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, तो हम डायरेक्ट बोल देते हैं दही बड़ा। गुरुदेव, गुरु रूपी देव, देवता के जैसे गुरु। चरण कमल, कमल के समान चरण। तो ये हो गए कर्मधारय समास के एग्जाम्पल। काफ़ी इजी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिए हैं, आसानी से आपको याद हो जाएंगे। बस एक बार देख लीजिएगा कौन से समास का कौन सा एग्जाम्पल है, क्या डेफिनेशन है। कोई भी कंफ्यूजन ना करते हुए सही लिख के आइएगा
और अच्छे से याद कर लीजिएगा यार। इसके बाद आता है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास की डेफिनेशन, द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है, मतलब उसकी स्टार्टिंग में ही जो वर्ड यूज किया जाता है उससे ही पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई गिनती का यूज किया गया है। और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता है। देखा जा सकता है इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं। ठीक है, जो संख्या बताई जाती हैं वो किसी ग्रुप को दर्शाती हैं, मतलब इतनी चीजें इतने ग्रुप में हैं, ऐसे एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। इससे समूह और समाहार का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं, आपको इसके एग्जाम्पल पहचानने के लिए करना क्या है, जहाँ पर भी संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मतलब काउंटिंग वाले वर्ड्स का, वहाँ पर आपको द्विगु समास लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। यहाँ पर देखिए संख्यावाचक शब्द है। दोपहर, 2 पहरों का समूह। और त्रिवेणी, 3 वर्णियों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। तो आई होप आपको सारी चीज़ें ये समझ आ गई होंगी। ये थे इसके एग्जाम्पल और ये थी इसकी डेफिनेशन। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में, इस समास में जो दोनों पद होते हैं ना, वो दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इसमें किसी भी पद का गौण नहीं होता। ये दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। मतलब दोनों पद विलोम तो होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा जहाँ पर द्वंद्व समास है वहाँ पर विलोम ही शब्द प्रेजेंट होंगे। इसका विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं का प्रयोग किया जाता है। जब आप इसका विग्रह करेंगे तो वहाँ पर क्या वर्ड यूज करेंगे, अथवा, या, और, ये सारे वर्ड्स का यूज करना पड़ता है। उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह और योजक चिन्ह जो यहाँ पर दे रखा है इसका यूज किया जाता है, या फिर या शब्द का यूज किया जाता है, बोध होता है। फॉर एग्जाम्पल जलवायु, जल और वायु। जैसे आपको बताया कि और शब्द का यूज किया जाता है, विग्रह करने पर और का यूज किया जाता है। अपना पराया, तो अपना पराया के बीच में आपको ये दिख रहा है ना चिन्ह, योजक चिन्ह है ये। ठीक है, तो योजक चिन्ह देखते ही समझ जाइएगा कि यहाँ पर द्वंद्व समास प्रेजेंट है। इसके बाद पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य के बीच में योजक चिन्ह है, पाप और पुण्य विग्रह करने पर। राधा कृष्ण, योजक चिन्ह भी है, और इसके बाद विग्रह करेंगे तो और लग जाएगा। और ये और एवं वाली चीज़ें हैं ना, ये माइंड में खुद ही बैठ जाती हैं कि किसके साथ और लगाना है, क्योंकि ये वही चीज़ें हैं जो रेगुलर लाइफ में हम यूज़ कर रहे होते हैं, बट यहाँ पर हम समास, अलंकार, इन चीज़ों को देखकर पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा लास्ट बहुव्रीहि समास। ये इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार पूछा गया है। इसकी डेफिनेशन क्या है, इस समय में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता जब 2 पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं। क्या करते हैं, जब 2 पद मिलकर तीसरा शब्द बनाते हैं वहाँ तीसरा पद प्रधान होता है, जो बन रहा है वही प्रधान होगा। इसका विग्रह करने पर वाला है, क्या होता है, इसका विग्रह करने पर वाला है जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्द आते हैं, वही बहुव्रीहि समास कहलाता है। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में से कोई पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद ही प्रधान हो, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। क्या, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान नहीं है, बस उनसे बनने वाला जो शब्द है वही प्रधान रहता है, और वहीं पर बहुव्रीहि समास आपको देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल गजानन, गज का आनन है, जिसका मतलब गज का आनन है। अब गजानन कौन है, हमारे गणेश जी को कहा जाता है, और गज किसे कहा जाता है, हाथी को कहा जाता है, तो उनका सिर किसका है, हाथी का है, तो गजानन। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, कौन है, शिव जी हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, वो भी शिव हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो गणेश जी। ये सारे शब्द हमने सुन रखे होते हैं, हमारे भगवान के तौर पर हम इनकी पूजा भी करते हैं। तो कौन कौन इन शब्दों को पहले से जानता था, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड काफ़ी इजी है, इनको फटाफट से याद कर लीजिए कि बहुव्रीहि समास में कुछ ऐसे ही शब्दों का यूज़ किया जाता है। तो गाइस यहीं पर हमारे वीडियो का हो जाता है लास्ट। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है क्लास 10th में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैंने समास, अलंकार, ये सारी चीज़ें और जीवन परिचय प्रोवाइड कर रखे हैं। अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।